गुड आफ्टरनून एवरीवन, माय नेम इज शिवानी एंड वेलकम टू अनंत आईएएस। और आज 14 फरवरी का द हिंदू का एडिटोरियल एनालिसिस में शुरू करूंगी, आपके साथ डिस्कस करूंगी। उसके पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप सबसे कि मैं जो न्यूज एनालिसिस करती हूँ यूजुअली मैं उसमें द हिंदू के कंटेंट को लेती हूँ और थोड़ा बहुत कोशिश करती हूँ कि इंडियन एक्सप्रेस के कंटेंट को ऐड करूँ। हाउएवर, अगर आप चाहते हैं कि मैं हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया प्लस ईटी इकोनॉमिक्स टाइम्स के आर्टिकल भी ऐसे होते हैं, कभी कभी सोशल इश्यूज या इकोनॉमिक इश्यूज बहुत बढ़िया उसमें पब्लिश होते हैं। तो आप जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, जो रियली इसमें चाहते हैं कि मैं उनके लिए टाइम्स ऑफ इंडिया और इकोनॉमिक्स टाइम्स के आर्टिकल को ऐड करूं अपने डिस्कशन में, न्यूज एनालिसिस वाले सेक्शन में, तो प्लीज मुझे कमेंट बैक करिए सो दैट कि मुझे एक विजन मिले आपके लिए एक और अच्छी तरीके से एनालिसिस शुरू करने में या बनाने में। दूसरी चीज ये कि आप न्यूज एनालिसिस का टाइम क्या चाहते हैं। न्यूज एनालिसिस को मैं शाम को पब्लिश करूं या फिर बहुत अर्ली मॉर्निंग तो पॉसिबल नहीं होता है, बट आप मुझे टाइम फ्रेम दीजिए कि 3 PM से लेकर के बिटवीन 9 PM के बीच में अगर मैं न्यूज एनालिसिस वाला पोर्शन अपलोड करती हूँ तो कोई कोई इश्यू तो नहीं है। और अगर कोई स्पेसिफिक टाइम है तो आप मुझे प्लीज कमेंट बैक करिए। और तीसरा ये कि एडिटोरियल एनालिसिस में कोशिश करती हूँ 12 से लेकर के 4 बजे के बीच में पब्लिश हो जाए पूरी एनालिसिस के साथ। क्या ये टाइम फ्रेम ठीक है? तो ये सारी चीजें आप प्लीज मुझे कमेंट बैक करिए। ये कम्युनिटी पे भी आप लिख सकते हैं मुझे, तो सो दैट कि मैं अच्छी तरीके से एनालिसिस आपके साथ प्रिपेयर करके डिस्कस कर सकूं। अच्छा, तो आज के 3 आर्टिकल्स को हम लेके चलेंगे। पहला है ऑनर ऑफ ऑफिस, दूसरा है नॉट अ पाइप ड्रीम और तीसरा है वेपन ऑफ एक्सपेंशन। सो ये तीनों ही आर्टिकल का अपना अपना सिग्निफिकेंस है एज पर द यूपीएससी प्रिपरेशन। हाउएवर 2 आर्टिकल और भी हैं, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में भी कुछ है, लेकिन वो उतना इम्पैक्टफुल नहीं लगा मुझे, इसलिए मैंने इन 3 आर्टिकल्स को ऐड किया है। तो उसको हम आज डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सो ऑनर ऑफ जस्टिस अगर आप देखिए तो गवर्नर्स अपॉइंटमेंट को लेकर के है, जो कि जीएस2 में एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। इसका न्यूज एनालिसिस भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि गवर्नर्स का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, कल की एनालिसिस में है वो जो मैंने आज पब्लिश करी है, कि कौन कौन सेक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, गवर्नर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, क्या रोल होता है प्रेसिडेंट का, वो सारा कुछ। अब ये आर्टिकल कहता है दोज रिक्वायर्ड टू शन पार्टिजन्स पॉलिटिक्स मस्ट नॉट बी मेड गवर्नर्स। मतलब जो लोग पॉलिटिक्स में अच्छा नहीं कर सकते या पॉलिटिक्स से अलग रहना चाहते हैं या उसको दरकिनार करते हैं या इंटरेस्टेड नहीं है, उनको गवर्नर्स नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि इस बार के अपॉइंटमेंट्स में अगर आप देखें तो जस्टिस नजीर को भी रखा गया है जो आंध्र प्रदेश के गवर्नर बने हैं और उन्होंने काफी बड़े बड़े वर्डिक्ट्स में अपना रोल निभाया है। साथ ही साथ इस बार इंडियन आर्मी के कमांडर भी हैं। तो ये आर्टिकल राइटर कहना चाहते हैं कि क्योंकि अगर आप ध्यान दें तो गवर्नर की जो पोजीशन है वो एक पॉलिटिकल पोजीशन मानी जाती है। और ऐसे एलिगेशन भी लगते रहे हैं कि वो एजेंट ऑफ सेंटर की तरह देखा जाता है, एजेंट ऑफ सेंटर को की तरह देखा जाता है गवर्नर को। तो जो सेंटर की हाँ हुजूरी ना कर पाए या प्रेसिडेंट के प्लेजर तक अपनी सीट को होल्ड ना करने में दिक्कत ना हो उसे, ऐसे लोगों को अपॉइंट करना चाहिए, उन लोगों को नहीं जो पॉलिटिक्स का एक एक्टिव पार्ट नहीं बनना चाहते। सीधा मतलब इसका ये है। द गवर्नर्स ऑफ सेवरल स्टेट्स एंड द लिeutenant गवर्नर ऑफ अ यूनियन टेरेटरी वर ऑल्सो शफल। ये भी सब शफल हुए, वो तो एक पार्ट है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोसीजर्स का। और जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर है कि एक समय के बाद गवर्नर चेंज होता है, जो कार्यकाल है उसका 5 इयर्स का है, बट ये प्रेसिडेंट के प्रेशर पर डिपेंड करता है, तो वो तो एक प्रोसीजर है। इन रिसेंट ईयर्स गवर्नर हैव sought to play a political role in states as such as झारखंड, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, क्रिएटिंग अ ट्रेन ऑफ कंट्रोवर्सीज। और क्योंकि ये एक पॉलिटिकल रोल है, ऑलरेडी पॉलिटिकल रोल है, और क्योंकि इसका कोई डायरेक्ट इलेक्शन इनका गवर्नर के अपॉइंटमेंट का नहीं होता है, वो प्रेसिडेंट के प्लेजर तक अपनी सीट होल्ड कर सकते हैं, 5 साल के पहले भी उनको हटाया जा सकता है। तो उनके अगेंस्ट कंट्रोवर्सी का बनना और पनपना वो लाजमी सी बात है। और इन सालों में वो कह रहे हैं आर्टिकल राइटर कि ये हुआ भी है इन स्टेट्स में। फॉर गुड रीजन द रोल ऑफ द मिलिट्री एंड द जुडिशरी टू आर टॉपिक्स ऑफ इंटरेस्ट। उसके साथ ही साथ मिलिट्री और जुडिशरी भी बहस का मुद्दा, टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट रहा है, पर्टिकुलरली विद रिगार्ड टू देयर रिलेशनशिप विद द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स। क्यों? क्योंकि उनकी जो रिलेशनशिप है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव से लेकर के जो रिलेशनशिप रहे हैं उनको दिमाग में रखते हुए, ठीक है। Now, the executive government's eagerness to control judicial appointments, besides the debate on the collegiate system of judges, appointing judges is evident। और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट जो एग्जीक्यूटिव पावर है, जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स को कंट्रोल करना चाहती है, जो कॉलेजियन सिस्टम की बात चलती है, उसके हवाले से ये भी बात क्लियर है कि जजेस की अपॉइंटमेंट भी एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बन के आए हैं। हाल के समय में अगर आपको याद हो, जो अभी एडिशनल जज
मिस गौरी का अपॉइंटमेंट अभी हुआ है मद्रास के कोर्ट में, उनको लेके भी एक आर्टिकल आज छपा है और काफी इस पे बहस हुई कि उनको जज बनने के पहले उनके अगेंस्ट एक एप्लीकेशन लगाई गई थी, रिक्वेस्ट लगाई गई थी। इस बात पहले बाद में उसको कैंसिल भी कर दिया सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कि उनके ऊपर एलिगेशन लगाया गया था कि उन्होंने कुछ हेट स्पीच पहले दी थी, उसके लिहाज से उनको इसके लिए अवार्ड नहीं करा जाना चाहिए था। ऐसी रिक्वेस्ट लगाई गई थी, पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर भी उसको दरकिनार करते हुए उनको जज अपॉइंट किया। या उनकी उनके नाम की संस्कृति आगे बढ़ाई। उसके हवाले से भी हम देख रहे हैं कि इस तरह की न्यूज़ेस आजकल बहुत ज्यादा एक्टिव है ना। इट हैज सिलेक्टिवली डिलेड and accelerated appointments recommended by collegium, effectively exercising powers that does not have in appointing judges. और ये जो डिले होता है अपॉइंटमेंट्स को लेके, जो डिले है या एक्सेलरेशन है नामों को लेकर के बाय द कॉलेजियम, इफेक्टिवली एक्सरसाइजिंग पावर दैट इट डज नॉट हैव इन अपॉइंटिंग जजेस, और जजेस को अपॉइंट करने में ऐसी कोई इफेक्टिवली पावर एक्सरसाइज करने के लिए होती नहीं है। बट फिर भी जिस तरह के माहौल अभी जो क्रिएट हो रहा है उसको लेकर के जो कॉलेजियम का जो मुद्दा है वो काफी प्रोमिनेंट है, ये कहना चाह रहे हैं। और साथ ही साथ बीजेपी हैज आल्सो फेस चार्जेस ऑफ यूजिंग द आर्म्ड फोर्सेस टू फर्दर इट्स पॉलिटिकल नैरेटिव्स। और जो बीजेपी की पावर है उसने अपनी आर्म फोर्सेस को यूज करके पॉलिटिकल नैरेटिव्स को चेंज करने की बात कही है। जैसे कुछ एग्जांपल्स पास्ट में हुए, उस पर हमको नहीं जाना है, बस समझना ये है कि ये जो आर्टिकल जो लिखा गया उसका जिस्ट क्या है, उस पर जाते हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि जो लोग पॉलिटिकली एक्टिव नहीं रहना चाहते उनको गवर्नेंस के लिए प्रमोट नहीं करना चाहिए। And another retired CJI was nominated to Rajya Sabha in 2020, raising eyebrows. ऐसे point early two retired police and intelligence officers went on to occupy Raj Bhavans, but it was the appointment of retired Chief Justice of India as a governor in 2014 that created a new precedent. ठीक है, clear. Now the institution of the governor is legacy of a British imperial, और जो institution of governor है, ये legacy कहाँ की है? British imperial government structure को हम follow करते हैं, उसी का लिया हुआ आधार है। The legitimacy of a nominated governor in a democracy was the topic of a heated debate. और जो लेजिटिमेसी है गवर्नर के नॉमिनेशन को लेकर के, वो भी एक हीटेड डिबेट की तरह रही है, टॉपिक रहा है इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बट इट वाज कैरिड ऑन इनटू द न्यू रिपब्लिक नेवरदीलेस। ठीक है, तो इसको समझने का मतलब यही है कि अब जब भी गवर्नर की पोजीशन हो गई स्पेसिफिकली, और जैसा कि अभी कॉलेजियम को लेकर के कुछ जजेस के अपॉइंटमेंट को लेकर बात चल रही है, वहां पे भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव पावर्स को इनकैश कराने की बात रही है, गवर्नमेंट के ऊपर एलिगेशन लगे हैं। तो उस लिहाज से जो आर्टिकल राइटर कह रहे हैं कि वो जो पोजिशनिंग है उसको ध्यान में रखते हुए जो सब इन चीजों से डील कर सके वो गवर्नर बनने के लिए ज्यादा अप्रोप्रिएट है। द ऑफिस ऑफ गवर्नर वॉज टू embellished by the personalities of those who could occupy it. What could occupy? The regional interest group. क्योंकि जो बीजेपी जो सेंट्रल में जो पावर है, जो गवर्नमेंट है, उनका जो विजन रहा है वो क्या है कि वो सबको सेंटर से कनेक्ट करना चाहते हैं। और ये जो बात जो सेंटर से कनेक्शन करने की बात है जो 2014 से चल रही है, वो एक तरीके की टेंशन क्रिएट करती है स्टेट्स के मन में, को एक तरीके की एंग्जाइटी क्रिएट करती है। और जो रीजनल इंटरेस्ट ग्रुप है उनके इंटरेस्ट को खत्म करने की बात समझ में आती है, लोग घबराने लग जाते हैं, ऐसा कहने का मतलब है। क्योंकि ओवर द डिकेड्स द गवर्नर हैज बिकम अ सीरियस क्वेश्चन इन द सेंटर स्टेट रिलेशंस एंड डेमोक्रेसी इन जनरल। ठीक है, क्यों? तो इस बात को समझने वाली बात हमारे लिए क्या है कि यूपीएससी के एस्पेक्ट से आपको ये सबसे पहले क्लियर है कि अगर स्टेटमेंट ऐसा आता है कि गवर्नर जो है वो एक पॉलिटिकल पोजीशन होती है क्या, तो इसका आंसर होगा यस, ये एक पॉलिटिकल पोजीशन है। दूसरा स्टेटमेंट क्या हो सकता है कि क्या गवर्नर का अपॉइंटमेंट संविधान में लिखा हुआ है, तो जी हाँ, संविधान में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात को बताया गया है कि गवर्नमेंट का अपॉइंटमेंट क्या होगा कि किसी भी स्टेट में एक गवर्नर होगा, और वो गवर्नर किसी एक से दो स्टेट्स का भी गवर्नर हो सकता है। इस बात को तो बताया ही गया है हमारे संविधान में। साथ ही साथ उसकी मैक्सिमम एज क्या होगी, 35 ईयर्स कंप्लीट होना चाहिए। साथ ही साथ उसका जो है 35 और इंडिया का सिटीजन होना चाहिए ऑफ कोर्स, और किसी भी ऑफिस ऑफ इंटरेस्ट को पोजेस ना करता हो, ना ही स्टेट लेजिस्लेचर में और ना ही पार्लियामेंट में, राइट। कुछ ऐसे कंडीशनैलिटीज हैं जो हमको प्री के एस्पेक्ट से पता होनी चाहिए। और मेंस के लिए जो आर्टिकल ये है
कि जो रोल बदल रहा है समय के साथ, वो GS2 में पूछा जा सकता है कि क्या वाकई गवर्नर्स का रोल बदल रहा है, क्या एग्जीक्यूटिव पावर्स उनके ऊपर डोमिनेट करती हैं, क्या जो इस सवाल पहले पूछा जा गया भी है मेंस में कि क्या गवर्नर जो है एजेंट का, सेंटर का एजेंट होता है क्या। तो ये सवाल जो है आप मेंस में क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो उस लिहाज से इस आर्टिकल की चीजों को आप यूज कर सकते हैं राइटिंग पर्पज से। पर ध्यान दीजिएगा, कभी भी किसी भी आर्टिकल में आप किसी गवर्नमेंट के अपोजिट नहीं बात करनी है, किसी सिस्टम के अपोजिट बात नहीं करनी है। सिर्फ अपना ओपिनियन आपका जो है उसको लिखना है, और वो किसी एक्सट्रीमिस्ट थॉट को फॉलो नहीं करना होना चाहिए। ठीक है। नाउ, नॉट अ पाइप ड्रीम, जिसमें जिस पॉलिसी की यहाँ बात हो रही है वो है जल जीवन मिशन। इसको हाईलाइट करते हुए आर्टिकल कहता है, फंक्शनल टैप वाटर इज अ बेसिक नेसेसिटी बट मस्ट बी प्रोवाइडेड टू ऑल हाउस होल्ड। मतलब टैप वाटर से पानी गिरना, मतलब जो टैप वाटर से पानी आए वो, या पानी आए हमारे जो घरों में नल लगे हैं उनमें पानी आ जाए, ये क्या है, बेसिक नेसेसिटी है, बट ये सबको मिलना चाहिए, ये इस बात को उठाता है। Now, among the marquee schemes that the government hopes to showcase ahead of the general election next year is the Jal Jeevan Mission। वो कह रहे हैं जल जीवन मिशन जो है एक शोकेस करने वाली पॉलिसी की तरह सामने रखा जा रहा है आने वाले इलेक्शन के पहले। The aim here is to provide piped water to every household, rural household by 24, और ये इसका एम और टारगेट है। ठीक है। बजट कहता है कि 69,684 करोड़ 27% इंक्रीज के बाद अलॉट किया जाएगा फ्रॉम कितना 54,808 के ऊपर पिछले साल के फाइनेंशियल ईयर की तुलना में। नाउ हाउएवर द आउटले रिफ्लेक्ट्स द एक्शन ऑफ द वर्क दैट रिमेन्स ऑफ द टारगेट 19.3 करोड़ रूरल हाउसहोल्ड्स, ओनली 3.2 करोड़ हैड पाइप्ड वाटर इन अगस्त 19। तो नंबर्स क्या है कि टारगेट करते हैं 19 करोड़ के लमसम रूरल हाउसहोल्ड्स को हम टैप वाटर देंगे, लेकिन 2019 तक 3.2 करोड़ तक ही अचीवमेंट हो पाया है एज पर द डेटा। नाउ, JJM डैशबोर्ड जो उनका बना, उनकी वेबसाइट पे भी अवेलेबल, आप देख सकते हैं, जल शक्ति मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे है। वो कहते हैं कि फरवरी 2023 में 11 करोड़ हाउस होल्ड का जो कवरेज दिखाया जा रहा है, जो 57% पॉपुलेशन को टारगेट करता है, नाउ हैव टैप वाटर। मतलब जो आप 19 में था, 19 में हमारा दिखा रहा था कितना 3.2, और अब 23 में दिखा रहा है फरवरी में कि 11 करोड़ हाउस होल्ड तक टैप वाटर पहुंच रहा है। Now, while that is an impressive jump, ये बहुत बड़ा जंप है, impressive jump है. In percentage points for 3 years, it will be difficult only 12 months to go to ensure that the remaining 47% are connected. और 12 जो महीने रह गए हैं, क्योंकि 2024 में इलेक्शन है, तो ये जो 12 महीने हैं, इसमें बाकी के बचे हुए 47% को कवर कर पाना कितना आसान होगा, ये देखने वाली बात है। क्योंकि अभी तक गोवा, गुजरात, हरियाणा और तेलंगाना ने ही अश्योर किया है कि उनके पास 100% कवरेज हुआ एलिजिबल हाउस होल्ड्स का, जहां पे पाइप्ड वाटर है या टैप वाटर है। विद पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश नियरली 97%। ठीक है, ये डेटा है, ये डेटा उनकी वेबसाइट से रेफर नहीं किया गया, ये जो आर्टिकल लिख रहे हैं उन्होंने सर्टिफाई किया है। नाउ, एक्सक्लूडिंग दीज, ओनली 10 अदर स्टेट्स आर यूनियन टेरिटरीज हैव रिपोर्टेड ओवर 60% कवरेज। ठीक है, क्योंकि इस डेटा को वेरीफाई करने के पहले डेफिनेटली इन्होंने जल शक्ति मिनिस्ट्री के डेटा को भी वेरीफाई किया होगा, राइट, तभी इसको डेटा को दे रहे हैं कि इतने स्टेट्स ने कहा है, क्या इतने ही स्टेट्स में आप 100% दे पाओगे, बाकी स्टेट्स क्या करेंगे। लार्ज पॉपुलर स्टेट्स सच एज उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान हैव रिपोर्टेड ओनली 30% कवरेज, और उत्तर प्रदेश और राजस्थान कोई छोटे स्टेट्स नहीं है। मध्य प्रदेश में भी 47% का कवरेज है। सो कैसे पूरा होगा बाकी का नंबर। अ फुल्ली फंक्शनल टैप वाटर कनेक्शन इज डिफाइंड एज अ हाउस होल्ड गेटिंग एटलीस्ट 55 लीटर पानी, पोर्टेबल पानी मिले, ये हाउस होल्ड का डेफिनेशन है जिनको आप टैप वाटर पहुंचाना चाहते हैं। मतलब एटलीस्ट 55 लीटर पानी मिले पर कैपिटा पर डे, हर दिन हर व्यक्ति को, पर कैपिटा मतलब पर पर्सन 55 लीटर पानी मिले ऑल थ्रू द ईयर। ठीक है, हर पूरे साल के लिए 55 लीटर प्रतिदिन पूरे साल। और लोकल रिपोर्ट सजेस्ट करती हैं दैट डिस्पाइट हैविंग अ टैप कनेक्शन सेवरल विलेज हाउसहोल्ड्स रिवर्ट टू देयर लोकल ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज एज क्वालिटी ऑफ सप्लाइड वाटर इज अनएडिक्वेट। और रिपोर्टें बताती हैं कि वहां के लोकल ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज में पानी इनएडिक्वेट है। तो हमारा मध्य प्रदेश रह गया, हमारा उत्तर प्रदेश रह गया, राजस्थान रह गए, बड़े बड़े राज्य हैं, और जो कवर हो गए हैं वो गोवा, गुजरात, हरियाणा, तेलंगाना है। 4 स्टेट्स को में 100% कवरेज है,
और 2 स्टेट्स में पंजाब और हिमाचल में 97% कवरेज है, तो बाकी स्टेट्स क्या कर रहे हैं, ये सवाल उठता है। नाउ जो जल जीवन मिशन है उसको हम समझ लेते हैं यूपीएससी के एस्पेक्ट से क्या है वो, टू प्रोवाइड 55 लीटर ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे टू एवरी रूरल हाउस होल्ड बाई 24 थ्रू फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन, एफएसटीसी की सुविधा से, मतलब नल भी घर में होना चाहिए, फंक्शन भी होना चाहिए, बिना नल के पानी कैसे आएगा। इम्प्लीमेंटेशन कौन कर रहा है, नोडल मिनिस्ट्री कर रही है, जो हमारी जल शक्ति है, ठीक है, नोडल मिनिस्ट्री जल शक्ति, और इसका नाम बदल गया, पहले कुछ और था ना। पानी समिति क्या है, पानी समिति बनाई जाएगी इम्प्लीमेंटेशन के लिए, बिल्ड ऑपरेट मैनेज एंड मेंटेन विलेज वाटर सप्लाईज, और मेंबर जिनके घरों में हो 10 से 15 और एटलीस्ट 50% महिलाएं हो। गोवा, दादरा नगर हवेली और दमन एंड दीव में आर द फर्स्ट हर घर जल सर्टिफाइड स्टेट एंड यूटी इन द कंट्री रिस्पेक्टिवली। ये ध्यान रखिएगा, इनमें जो जो चीज यूज हर घर जल सर्टिफिकेशन वहां दिया जाएगा, जहां पानी पहुंचाने की सुविधा ये मिनिस्ट्री करेगी पानी समितियों के हिसाब से ना। फंडिंग पैटर्न क्या होगा, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसको कहते हैं सीएससी, और सेंटर क्या करेगा, हिमालयन एंड नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स में 90-10 का प्रतिशत रहेगा, सेंटर का पैसे 50%, मतलब 50 सेंटर देगा, 50 स्टेट्स देंगे, और 100% जो है बाय द सेंटर फॉर यूनियन टेरिटरीज, और यूटीज के लिए 100% स्टेट सेंटर देगा ना। मेजर कंपोनेंट्स क्या है, बॉटम अप प्लानिंग है इसकी, बॉटम अप नीचे से ऊपर तक, और women empowerment, focus on future generation, skill development, employment generation, ग्रे वाटर मैनेजमेंट और सोर्स सस्टेनेबिलिटी, ये इसके मेजर कंपोनेंट्स है, ध्यान रखिएगा, प्री में पूछा जा सकता है। नाउ इसके बाद वो कह रहे हैं कि जो 90% इंस्टीट्यूशंस हैं सच एज आंगनवाड़ीज एंड स्कूल रिपोर्टेड एक्सेस टू टैप वाटर, सेवरल ऑफ देम रिपोर्टेड हाई लेवल ऑफ क्लोरीन, और जिन आंगनवाड़ी लोगों से, आंगनवाड़ी स्कूलों से जो नंबर्स लिए गए तो उन्होंने कहा कि वहां के पानी में जो पानी अवेलेबल है, 90% इंस्टीट्यूशंस ने कहा वहां क्लोरीन है उस पानी में, एज वेल एज द प्रॉब्लम विद बैक्टीरियल कंटामिनेशन, मतलब पानी अवेलेबिलिटी का भी तो एक सवाल है, अगर आप पानी पहुंचा रहे हो किस लेवल का पानी पहुंच रहा है, पानी पीने लायक है या नहीं है, यूज करने लायक है या नहीं है। सम स्टेट्स सच एज बिहार हैव स्टेटेड दैट मोस्ट ऑफ देयर कनेक्शंस वर प्रोवाइडेड फॉर अंडर स्टेट फंड्स एंड नॉट अंडर जेजेएम, और बिहार कहता है कि सारे जो नल है लगाने की जो जो फंडिंग है या जो प्रोसेस इम्प्लीमेंटेशन है वो स्टेट फंडिंग से आ रहा, सेंटर कुछ नहीं कर रहा। Now, functional permanent tap water is basic necessity, and rather than aim to reach just a numerical target, the government should try to evaluate the extent of quality. मतलब क्वालिटी का भी ध्यान रखना चाहिए, पानी सबको मिले, तो गवर्नमेंट की जो फंडिंग है सिर्फ न्यूमेरिकल टारगेट्स को टारगेट ना करते हुए उनका एसेंशियल क्या है, वाकई वो पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं रूरल इंडिया में, वो देखना भी गवर्नमेंट का ही काम है। While planned as a bottom up scheme, the center must ensure that states with the lowest adoption, मतलब अब जब आप फॉलो कर रहे हो बॉटम अप स्कीम को ले रहे हो, मतलब बॉटम अप का मतलब क्या हुआ, नीचे से लेकर ऊपर तक, पहले नीचे के लोगों को हैंडल किया जाएगा, फिर मिडिल लेयर को, फिर अपर लेयर को। तो जब आप ये प्लानिंग ऐसे कर रहे हो तो ध्यान दीजिए कि स्टेट्स भी इस चीज को ठीक से इंप्लीमेंट कर पाए, अपनी पॉपुलेशन को कवर कर पाए, और उनके नंबर्स इंप्रूव हो और फंडिंग उन तक पहुंचे, तभी इस जो जल जीवन मिशन का टारगेट अचीव होगा। नाउ इस पिक्चर में देखते हैं देन एंड हाउ, मतलब 2019 का जो नंबर है आप वो देखिए, और 2022 का जो नंबर है वो देखिए, जहां पे डार्क ब्लू दिख रहा है वो 100% अचीवमेंट है, ये 2022 का नंबर है और 19 का नंबर है। तो आप देखिए काफी फर्क है इस डेटा के हिसाब से, जहाँ टैप वाटर जो लॉन्च हुआ है जब से जल जीवन मिशन आया है, तो जो देखिए आप ये जो इलाका आप देख रहे हैं, ये इसको आप बीच में कंसिडर कर सकते हो, ये आपका कौन सा इलाका हुआ ये, जिसमें जो डार्क इलाके हैं सिर्फ यहाँ आप देख सकते हो कि 100% पानी है, तो मुझे तो दो ही दिख रहे हैं इस पिक्चर के हिसाब से। उसके अलावा 76 to 100% यहाँ जो इलाके दिख रहे हैं, जिसमें आप देख ही रहे हैं कि यूपी रह गया है, राजस्थान रह गया है, झारखंड रह गया है, और छत्तीसगढ़ रह गया है, वेस्ट बंगाल रह गया है, तो ये इलाके रह गए। बाद में आप देखेंगे बाकी इलाकों में पानी को हल्का सा लाइट, डार्क ब्लू नहीं, लाइट ब्लू दिखाया गया, वो कवरेज है यहाँ पे। तो ये जो इस कवरेज से पता चल सकता है कि जल जीवन मिशन कितना सक्सेसफुल हुआ है, क्योंकि जो 2019 की पिक्चर है उसमें जो बड़ा इलाका, ये वाला इलाका आप देख रहे हैं, वहां पे 1 से 10% का कवरेज था पानी का, विच इज एज पर द पब्लिकेशन ऑफ द मिनिस्ट्री। और सोर्स क्या है, जल जीवन मिशन डैशबोर्ड है, आप इसको चेक कर सकते हैं, ब्लूमबर्ग ने इसको छापा है। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल है हाउस रूल्स एंड द वेपन ऑफ एक्सपेंशन, जो अभी हाल ही में राहुल गांधी और
मिस्टर खड़करे जो उनके उनके जो स्पीचेस थे उनको एक्सपंज किया गया, मतलब निकाला गया उनकी स्पीचेस को, उसके हवाले से आर्टिकल लिखा गया है। आर्टिकल लिखा है पीडीडी आचार्य ने, जो फॉर्मर सेक्रेटरी रहे हैं, सेक्रेटरी जनरल रहे लोकसभा के। इन अ हाउस वेयर फ्रीडम ऑफ स्पीच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिविलेज ऑफ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एस्टैब्लिशिंग डिफेमेटरी ऑफ और इंक्रिमेशनरी statement as opposed to critical comment which an MP has a right to make it is important। मतलब जो संविधान में या फिर पार्लियामेंट में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं उनको अपनी बात कहने का जो अधिकार है, वो विशेषाधिकार जो उनको मिला है, वो सबसे अटमोस्ट है। और ये स्टैब्लिश करता है कि किसी भी तरीके का डिफेमेटरी और इंक्रिमेशनरी स्टेटमेंट जो एज अपोज टू क्रिटिकल कमेंट, जो क्रिटिकल कमेंट होता है वो एमपी कर सकता है, लेकिन उसकी कुछ चीजें उसके पीछे और भी हैं जो समझने वाली बातें हैं, इस आर्टिकल में हम देखेंगे। मतलब पार्लियामेंट में बोलने का जो विशेषाधिकार एमपीज का है वो अटमोस्ट है, तभी तो उनके ऊपर कोई लीगल प्रोसीडिंग को भी हटाया गया, संविधान में नहीं लिखा गया। क्यों? क्योंकि उनका बहस करने का जो अधिकार है या डिस्कस करने का जो अधिकार है वो पार्लियामेंट में एमपीज को दिया गया है। बट वो कहना क्या चाह रहे हैं कि मिस्टर गांधी एंड मिस्टर खड़गे वर बोथ स्पीकिंग। अब हो क्या रहा था कि एक्चुअली जो अभी लेटेस्ट केस हुआ है कि राहुल गांधी साहब की और मिस्टर मल्लिकार्जुन खड़गे जो राज्यसभा मेंबर है, उन दोनों की ही कुछ स्पीचेस के पोर्शन को हटाया गया। तो हो क्या रहा था कि मिस्टर गांधी और मिस्टर खड़गे वो क्या कर रहे थे, मोशन ऑफ थैंक्स दे रहे थे प्रेसिडेंट की स्पीच के बाद, जो कि एक कस्टमरी प्रैक्टिस है। ऐसे सवाल वैसे प्री में पूछे भी गए हैं कि जो इस तरह का मोशन ऑफ थैंक्स है, क्या वो कस्टमरी प्रैक्टिस है या संविधान में लिखा गया है? इस तरह के सवाल भी प्री में पूछे गए हैं, तो ध्यान से देखिए इसको, क्योंकि आर्टिकल पढ़ने का यही तो फायदा है। क्योंकि ये चीजें किताबों में नहीं मिलेंगी, पर आप जब आर्टिकल पढ़ते हो तो आपको समझ में आता है कि सवाल अगर हिट करेगा तो खटाक से आप आंसर कर दोगे कि ये कस्टमरी प्रैक्टिस है, संविधान में नहीं लिखा इसको। सो कह रहे हैं कि जो मोशन ऑफ थैंक्स है, जो किसी भी जो प्रेसिडेंट की स्पीच के बाद दिया जाता है, वो कस्टमरी प्रैक्टिस है। ऑल्दो द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड फॉर एनी सच मोशन, संविधान इसका कोई भी प्रोविजन नहीं है संविधान के अंदर ऐसे कोई मोशन पास करने का कि आप मोशन ऑफ थैंक्स दे प्रेसिडेंट को, एक्सेप्ट डायरेक्ट दैट, लेकिन ये डायरेक्ट करता है दैट ईच हाउस शैल डिस्कस द मैटर कंटेन्ड इन द एड्रेस। लेकिन जो प्रेसिडेंट स्पीच देगा उसकी कंटेंट को डिस्कस करने को डायरेक्ट करता है हमारा संविधान, कंटेन इन द एड्रेस। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम पूछा जा सकता है, GS2 के पर्पस से भी इंपॉर्टेंट बैठता है। Now, this is a practice adopted from the British Parliament, और ये practice है British Parliament से adopt की गई है। Now, when such a motion is discussed, MPs are generally permitted to speak on anything under the sun। और जब ये मोशन डिस्कस हो जाता है उसके बाद एमपीज को अथॉरिटी है कि वो किसी भी बात को डिस्कस कर सकते हैं विच इज अंडर द सन, ठीक है, कुछ भी। इट इज एन ओकेजन, और कुछ भी का मतलब एनीथिंग अपसर्ट नहीं, उसकी भी टाइमलाइन होती है, और जो पार्लियामेंट की जो रूल बुक होती है उसमें सब कुछ लिखा होता है कि कौन एमपीज को क्या डिस्कस करने का अधिकार है और क्या नहीं। It is an occasion to point out lapses on the government's part and discuss the gamut of issues that concern the governance of the country। ध्यान दीजिएगा, ये वो ओकेजन है जहां पे कुछ चीजें डिस्कस करी जाती हैं और कुछ चीजें जो गवर्नेंस ऑफ द कंट्री या फिर देश को ध्यान में रखते हुए एमपीज को राइट होता है डिस्कस करने का। मतलब कुछ भी का मतलब ऐसा नहीं कि आपके मन में जो भी आ रहा है, आपको जो भी रिलीज हो रहा है प्रेस में या जो आपको बाहर दिखाई दे रहा है सब डिस्कस कर सकते हो, नहीं, उसकी पहले प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता है, तब आप उसको डिस्कस कर सकते हो। नाउ स्पीचेस आर जनरली पॉलिटिकल। अब वो कह रहे हैं जो स्पीचेस होती हैं वो जनरली क्या होती हैं, पॉलिटिकल होती हैं। ऑब्वियसली वो स्पीच पॉलिटिकल होगी। एंड द चेयर नेवर इंसिस्ट ऑन रिलेवेंस, और जो चेयर कर रहे होते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर या लोकसभा जो ऑफिस स्पीकर होते हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट या फिर स्पीकर होते हैं राज्यसभा के, जो हेड होते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, वो इस बात की रिलेवेंसी को वो इंसिस्ट नहीं करते। सिंस द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, एमपीज हैव द राइट टू क्रिटिकली स्क्रूटिनाइज द परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट। साथ ही साथ ये इंपॉर्टेंट है कि उसका रिलेवेंस इंसिस्ट नहीं करते, लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी है, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है टू द पार्लियामेंट की जो एमपीज जो डिस्कस कर रहे हैं उसको स्क्रूटिनाइज कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस के आधार पे उनको चेक करें। एमपीज हैव द राइट टू क्रिटिकली स्क्रूटिनाइज द परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो पार्लियामेंट के लिए उत्तरदायी है, रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी टू पार्लियामेंट रिक्वायर्स द गवर्नमेंट टू रिस्पॉन्ड एडिक्वेटली टू द क्वेश्चंस रेज्ड बाय द एमपीज इन द डिबेट। और ये अकाउंटेबिलिटी पार्लियामेंट की है टू पार्लियामेंट, सॉरी, अकाउंटेबिलिटी पार्लियामेंट के लिए है
वो जो दैट रिक्वायर्स द गवर्नमेंट टू रिस्पॉन्ड एडिक्वेटली, कि गवर्नमेंट बराबर से एडिक्वेटली रिस्पॉन्ड करे जो भी सवाल उठाए जाते हैं एमपीज के द्वारा। ठीक है, तो ये तो चीजें पार्लियामेंट में क्लियरली होती ही है, रूल बुक में है, और साथ ही साथ संविधान भी इस बात को कहता है। यही तो मेन मुद्दा है। जो डिबेट है ना, ये डिबेट ही तो एसेंस है पार्लियामेंट का। अगर ये डिबेट ना हो, अगर ये सवाल ना उठाए जाए, तो पार्लियामेंट में इतने सारे एमपीज को रखने का या संविधान को गठित करने का जो बैकबोन है वो ही खत्म हो जाएगा। अगर सारी बातें यूं ही एक्सेप्ट कर ली जाए तो डिबेट का फायदा क्या है? तो ये डिबेट ही है जो जो इस संविधान, इस पार्लियामेंट को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाती है, राइट? अंडर द रूल्स ऑफ द हाउस इट इज द प्राइम मिनिस्टर हु रिप्लाइज टू द डिबेट इन बोथ हाउस। लेकिन ये रूल है हाउस का कि जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं हु रिप्लाइज टू द डिबेट इन द हाउस, वो जो डिबेट होती है उसको जवाब देते हैं जो हाउस में हो रही है। ठीक है, अगर आप पिछली रिकॉर्डिंग देखें जो राहुल गांधी जी ने कहा और जो मिस्टर खड़गे ने कहा, उसके ऊपर बाद में जवाब भी दिया गया प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। तो ये रूल है, इसलिए ऐसा किया। ऐसा नहीं कि कोई भी उठ के जवाब देता, नहीं, ये रूल है कि उसके बाद जो भी डिबेट हाउस में हो रही है उसका जवाब कौन देगा? प्राइम मिनिस्टर देगा आफ्टर प्रेसिडेंट्स एड्रेस। ठीक है, नाउ द रूल दैट आर इन प्लेस, रूल्स कौन कौन से हैं? आर्टिकल 105 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कन्फर्स ऑन मेंबर्स फ्रीडम ऑफ स्पीच इन द हाउस एंड इम्यूनिटी फ्रॉम इंटरफेरेंस बाय द कोर्ट फॉर एनीथिंग सेड इन द हाउस। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसमें आर्टिकल 105 पूछा भी गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जो मेंबर्स हैं उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच है साथ ही साथ हाउस के अंदर, और इम्यूनिटी है किसी भी इंटरफेरेंस की बाय द कोर्ट फॉर एनीथिंग सेड इन द हाउस। मतलब हाउस में जो भी बात हो रही है उसके लिए उनको इम्यूनिटी मिली है कोर्ट से, उनके ऊपर कोई लीगल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती जो भी वो हाउस के अंदर बात करते हैं। Thus, freedom of speech in the House is the most important privilege of a member of Parliament, which is subject only to the other provisions of the Constitution relating to running of the House and House rules. ठीक है, तो ये जो important privilege मिला है members of Parliament को, ये बिल्कुल clear होना चाहिए हमको। एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट ये पूछा भी जा चुका है और हमें पता भी रहना चाहिए। नाउ आर्टिकल रूल 380 कहता है, ये आर्टिकल नहीं है, ध्यान दीजिएगा, लोग कंफ्यूज रहते हैं। ये रूल 380 कहता है जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर है लोकसभा का, एंड रूल 2261 कहता है ऑफ द रूल्स ऑफ द राज्यसभा, मतलब लोकसभा राज्यसभा के रूल यहाँ रेफर किए जा रहे हैं, आर्टिकल्स नहीं है ये। गिव द पावर टू द प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ दीज हाउसेस टू एक्सपंज एनी वर्ड्स यूज्ड इन द डिबेट। बस ये इंपॉर्टेंट है कि डिबेट में ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर को राइट देते हैं लोकसभा राज्यसभा के रूल्स कि कोई भी चीज वो एक्सपंज कर सकता है, राइट, हटा सकता है, जो क्या हो सकते हैं? डिफेमेटरी हो, अनपार्लियामेंट्री हो, अनडिग्निफाइड हो और इंडिसेंट हो, इनको वो हटा सकता है। कौन? प्रिसाइडिंग ऑफिसर। और एक बार हटाने के बाद अगर कोई इन्हें बाहर पब्लिश करता है तो वो लाइबल होगा ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ द हाउस। ठीक है, एक बार हट गए तो उनको दोबारा नहीं लाया जा सकता। There are also occasions when the MP may during his speech make an allegation against a fellow MP or an outsider। ऐसा हो सकता है कि MP एलिगेशन लगा रहा हो, स्पीच कर रहा हो, या किसी फेलो MP पे या आउटसाइडर पे क्वेश्चन उठा रहा हो। लेकिन रूल 353 कहता है लोकसभा का, regulates the procedure in that regard कि is under this rule the MP is required to give adequate advance notice to the speaker as well as the minister concerned। ध्यान दीजिएगा कि रूल 353 कहता है कि अगर आप किसी पे एलिगेशन लगा रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, किसी पे आप बहस कर रहे हैं किसी मुद्दे पे, और वो अगर किसी और डायमेंशन में जाता है अगर, तो उसके पहले आपको एडिक्वेट एडवांस नोटिस देना पड़ेगा। ये रूल 353 कहता है। तो मेरे हिसाब से रूल 380, 261 और रूल 353 को आप याद कर लीजिएगा, ये प्री के पर्पस इंपॉर्टेंट बन सकता है। नाउ इट मीन्स कि अगर एलिगेशंस इज नीदर डिफेमेटरी और इंक्रिमिनेशनरी नहीं है तो आपको कोई भी ऐसा एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर आप किसी पे एलिगेशन लगा रहे हैं जो डिफेमेटरी भी नहीं है और किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, तो उस केस में आपको कोई एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं है। पर अगर आप ऐसा कोई एलिगेशन लगा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, तो उसके पहले आपको रिटन एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। पर फिर भी अगर वो डिफेमेटरी हुआ, अगर वो अनपार्लियामेंट्री हुआ, अगर वो अनडिग्निफाइड हुआ, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर को अधिकार है कि वो इसको एक्सपंज कर सकता है। Now this rule does not obviously apply to an allegation against a prime minister, लेकिन इससे ये अगेंस्ट मिनिस्टर इन द गवर्नमेंट, लेकिन ये रूल जो है वो अप्लाई नहीं होता कि आप मिनिस्टर इन द गवर्नमेंट पे एलिगेशन लगाएं, ये उनके ऊपर अप्लाई नहीं होता ये रूल।
Since the Council of Ministers is accountable to Parliament, the member of the House have the right to question ministers and make imputations against their conduct as ministers. क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अकाउंटेबल होता है पार्लियामेंट के लिए, तो मेंबर ऑफ हाउस का राइट है क्वेश्चन करना मिनिस्टर्स को, मेक इम्प्यूटेशंस अगेंस्ट देयर कंडक्ट एज मिनिस्टर कर सकते हैं, लेकिन ये डायरेक्टली उनके ऊपर कोई एलिगेशन लगाना ये उस रूल को आगे नहीं ले जाता। आप सवाल कर सकते हो उनके अधिकारों पे, उनकी पॉलिसीज पे सवाल कर सकते हो, पर डायरेक्टली एलिगेशन लगा नहीं सकते, ऐसा भी ये रूल कहता है। ठीक है, डज नॉट ओबियसली अप्लाई, याद रखिएगा। All that is a part of their duty to ensure the government's accountability to the parliament. Article 105 gives them the freedom to discharge their duty fearlessly, और आर्टिकल 105 उनको अधिकार देता है कि अपने ड्यूटीज को फेयरलेसली परफॉर्म कर सकें। नाउ मेकिंग एन एलिगेशन, अब ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि मेकिंग एन एलिगेशन अगेंस्ट अ प्राइम मिनिस्टर और द प्राइम मिनिस्टर इज कंसिडर्ड टू बी अ सीरियस मैटर। मतलब आप प्राइम मिनिस्टर या किसी भी मिनिस्टर पे अगर कोई एलिगेशन लगाते हैं तो वो सीरियस मैटर कंसिडर होता है। Therefore, the presiding officer have carefully laid down a stipulation that the MP who makes the imputation against the minister of the government should be sure about the factual basis of allegation। मतलब अगर आप एलिगेशन लगा रहे हो तो आप इसके क्या हो, फैक्चुअल बेसिस को लेकर आने चाहिए। आप एप्लीकेशन दो पहले से, डेटा प्रूफ दो, तब आप एलिगेशन लगा सकते हो, क्योंकि वो सीरियस मैटर बनता है। इसीलिए अगर आपने उनकी प्रोसीडिंग्स को देखा होगा, मैं यहाँ पे दिखा नहीं सकती उसको आपको, उसमें उन्होंने कहा जब उनके ऊपर एलिगेशन लगाए गए गवर्नमेंट के ऊपर, तो राहुल गांधी से हमारे लॉ मिनिस्टर ने कहा कि आपके पास प्रूफ है, तो उन्होंने कहा हाँ हम प्रूफ दे सकते हैं। अब वहां पे क्या प्रोसीडिंग हुई ये नहीं पता, पर ये सवाल उन्होंने जनरल नहीं पूछा, ये रूल बुक्स के हिसाब से पूछा कि आप इसका प्रूफ दे सकते हो, जो भी आप एलिगेशन लगा रहे हो। उन्होंने कहा हाँ प्रूफ दे देंगे, राइट। सो ये सब कुछ प्रिसाइडिंग ऑफिसर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो एलिगेशन किस तरीके के हैं। नाउ उसका रेफरेंस देते हुए हम जब मिस्टर आचार्य कहते हैं कि 1965 में एक ऐसा ही केस हुआ था, प्रकाश वीर शास्त्री एमपी रहे, मेड पर्सनल एलिगेशन अगेंस्ट हुमायूं कबीर, देन द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन थे, तो उनके वजह से उन्होंने एलिगेशन लगाए, और उसके बाद उन्होंने सरदार हुकुम सिंह जो स्पीकर थे उन्होंने कहा आई विश टू इन्फॉर्म ऑल द ऑनरेबल मेंबर्स विद ग्रेट रिस्पेक्ट दैट अ mere report in a newspaper about anything does not give you the privilege to raise it in the house। मतलब कोई भी चीज अगर अखबार में छपी है तो इससे आपको अथॉरिटी नहीं मिल जाती कि आप आकर के हाउस में उसको डिस्कस करें और किसी के ऊपर आप सवाल उठाएं या एलिगेशन करें। तो ऐसी घटनाएं पहले हो चुकी हैं, इसलिए इस तरह के नियम बनाए गए हैं। आई नो दैट नॉर्मली द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू मेंबर्स इज न्यूज़पेपर, और यूजुअली ऐसा होता है कि न्यूज़पेपर में घटनाएं छपती हैं, उसको लेकर के सदन में बहस होती है। अगर आपको याद हो कि मनीष तिवारी जी ने एक रिपोर्ट को उठाया था कुछ दिन पहले, द हिंदू ने रिपोर्ट छापी थी कि हमने कुछ जगहों पे अपनी पेट्रोलिंग को लूज कर दिया है, उसके ऊपर उन्होंने क्वेश्चन उठाया था और उसका डिटेल डिस्कस हुआ भी है, और उसके ऊपर एक आर्टिकल भी हिंदू में छपा था, क्योंकि हिंदू पे ये जो खबर छपी थी काफी समय पहले छपी थी, 10-15 दिन पहले हो गए, उसको मनीष तिवारी जी ने उठाया सदन में और उससे बहस भी हुई थी। तो ऐसा होता है कि न्यूज़पेपर में जो छपता है उस पर बहस हो सकती है, लेकिन एलिगेशन लगाने के पहले क्योंकि किसी की इससे रेपुटेशन खराब हो सकती है, आपको सदन को रिटन एप्लीकेशन देनी पड़ती है कि ऐसा ऐसा है, और अगर वो डिस्क्रिमिनेटरी है तो उसको हटाया जा सकता है। अंडर सेक्शन 499 ऑफ, अच्छा एक चीज और भी है कि इश्यू ऑफ डिफेमेशन में क्या होता है, अ केयरफुल रीडिंग ऑफ द रूल्स, अगर आप रूल को ध्यान से पढ़ें तो एलिगेशन जो एलिगेशन के लिए नियम कायदे कानून है वो बनाए गए हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी बातों के ऊपर तलवार ना चले, कुल्हाड़ी ना चले, आपको एक्सपंज ना किया जाए बातों को, तो आप रूल बुक को पढ़े, आपको पता चल जाएगा। ये मिस्टर आचार्य कह रहे हैं। उसके साथ ही साथ आर्टिकल सेक्शन 499, माय मिस्टेक, सेक्शन 499 ऑफ आईपीसी कहता है that any statement respecting the conduct of a public servant in the discharge of his public function or his character so far his character appears in that conduct is not defamation। मतलब सेक्शन 499 कहता है अगर रूल की बात करें, कानून की बात करें, तो अगर किसी पब्लिक सर्वेंट के काम जो डिस्चार्ज करता है ड्यूटीज को उनको लेकर के, और उस कंडक्ट को परफॉर्म करने में अगर उनके कैरेक्टर पे कोई चीज उठती है, उन सर्विसेज को परफॉर्म करने में या कंडक्ट देने में, तो वो डिफेमेशन नहीं होता है। इफ सच अ स्टेटमेंट इज मेड इन द हाउस अगेंस्ट अ मिनिस्टर हु इज पब्लिक सर्वेंट, इट डज नॉट कम विद इन द मिस्चिफ ऑफ रूल 353 और 380। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। 353, 380 याद है तो 499 भी याद रखना चाहिए। ऑल्दो
पार्लियामेंट में जो भी बहस होती है उसके ऊपर कोई भी लीगल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती, हाई वो कोर्ट से परे है, लेकिन फिर भी नियम हमको पता होने चाहिए. Therefore, it does not afford an on occasion for the presiding officer to expunge words in or proportion of speech on the ground that they are defamatory. ठीक है, तो बात समझ में आती है कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इसको जो इंजॉय करते हैं हमारे पार्लियामेंट के मेंबर्स, उनकी वो भी अधिकार असीम नहीं है. असीम तो कोई भी राइट असीम तो है ही नहीं ना, उसके ऊपर लॉ एंड ऑर्डर तो है ही हमेशा. लेकिन अगर आप डिफेमेटरी या इंक्रिमिनेशनरी स्टेटमेंट देंगे गवर्नमेंट के लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए, तो ये हमारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर का राइट है. और प्रिसाइडिंग ऑफिसर किसका होता है हम जानते हैं. प्रिसाइडिंग ऑफिसर को चुनने वाला भी हमारा लोकसभा राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं. तो अगर आप ऐसा करते हो तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर को अथॉरिटी है कि वो एक्सपंज कर सकता है कुछ चीजों को और उनको हटा सकता है परमानेंटली. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा हिल और सिटी अर्बन प्लानिंग कैन नॉट बी एन आफ्टर थॉट. ये लिखा है फिरोज वरुण गांधी ने, जो 3 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके, पीलीभीत लोकसभा से कंस्टिट्यूएंसी से, उत्तर प्रदेश, एंड द ऑथर ऑफ द न्यू बुक द इंडियन मेट्रोपोलिस डीकंस्ट्रक्टिंग इंडियाज अर्बन स्पेसेस. तो मिस्टर गांधी इस बात को उठाते हैं कि जोशीमठ में जो भी हुआ वो हमारी अर्बन जर्नी, जो हमारी अर्बन पॉलिसीज की कमियों को उजागर करता है, और ये मल्टी जनरेशनल प्रोसेस को भी दिखाता है कि हम क्या कर रहे हैं आने वाली जनरेशन के लिए और इस जनरेशन के साथ क्या क्या कर रहे हैं. क्योंकि जो जोशीमठ का मेन जो कारण था वो ये था कि वहां पे टनल की जो बोरिंग करी गई थी, मशीन बोरिंग करी गई थी, उसमें सेलांग विलेज के पास एक बड़ा सा एक्वाफायर हिट हो गया था, जिसकी वजह से काफी किलोमीटर के इलाके में पानी बहुत समय से गिर रहा था, रिस रहा था, जो 800 लीटर पानी पर सेकेंड वहां से निकलता था. बड़ा एक्वाफायर था, उसको हिट किया और नीचे पानी इकट्ठा होता रहा, बहता रहा, लॉस ऑफ बहुत सारा पानी निकला, जिससे क्या हुआ, जो ग्राउंड वाटर का जो सोर्स है वो बैठ गया और वाटर फ्लो रिड्यूस बट नेवर स्टॉप. जो पानी क्योंकि रुका ही नहीं कभी, तो जो सिस्टम था वो जो वेस्ट वाटर का जो मैनेजमेंट, क्योंकि वहां प्रॉपर नहीं है, पहाड़ है, तो उसकी वजह से वहां का जो पूरा नीचे का जो बेस है वो बैठा और उसके बाद जोशीमठ धंसने लग गया. इंस्टेड द लार्ज स्केल यूज ऑफ सोक पिट मैकेनिज्म कुड एक्सरबेट लैंड सिंकिंग. ongoing infrastructure project Tapovan Vishnugad Dam and the Helang Marwari bypass road may also worsen the situation. अब वो कह रहे हैं कि हम सोक पिट मैकेनिज्म को ना बना, सोक पिट का मतलब होता है जो इस तरह का पानी उसको सोख ले और एक ऐसा मैकेनिज्म हो जो पहाड़ों को धाराशायी होने से रोके, उस वैसा कोई जो लैंड सिंकिंग की घटना ना बनाए, ऐसा कोई मैकेनिज्म बनाने के बजाय हम बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बना रहे हैं जो सिचुएशन को और खराब कर रहे हैं. नाउ ये इसको कुछ कमियां हाईलाइट करते हैं जो हमको पता होनी चाहिए, क्योंकि जब भी कोई आर्टिकल छपता है वो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट सपोर्ट में छपे, गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी छप सकता है. तो हमें दोनों पोर्शन पता होने चाहिए, तभी एक अच्छे सिविल एस्पिरेंट, हम सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट या फिर एक आईएएस बन सकते हैं. क्योंकि एक आईएएस को सारे एस्पेक्ट पता होने चाहिए, क्योंकि यही चीजें आपको इंटरव्यू में आगे ले जाती हैं. अगर सिर्फ आप गवर्नमेंट की साइड बोलेंगे तो वो आपका ओपिनियन नहीं हो सकता, और अगर आप अपोजिशन की साइड बोलेंगे तो गवर्नमेंट के सपोर्ट में आप काम नहीं कर सकते. तो दोनों ही व्यू पॉइंट हमको पता होने चाहिए. द पॉलिसी इन हिली अर्बन एरिया में वो कहते हैं कि लैंड सब्सिडेंस इंसिडेंट्स इन हिली अर्बन एरिया आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली कॉमन. क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि 12.6% ऑफ इंडियाज लैंड एरिया इज प्रोन टू लैंडस्लाइड्स, जिसमें सिक्किम है, वेस्ट बंगाल है, उत्तराखंड. आपको याद होगा कि सिस्मिक जोन 4 और 5 में ये इलाके आते हैं, जो अगर आप ध्यान दें कि जो आर्च जो बना हुआ है ना, हमारा हिमालयन आर्च है, ये सिस्मिक जोन 4 और 5 में आता है, जहां पे भूकंप का इलाका है, जहां पे फ्लड्स बहुत ज्यादा आते हैं, और जो हिमालय है वो नया पहाड़ है, जिसकी वजह से यहाँ पे ऐसी घटनाएं होना लाजमी सी बात है. और इस इलाके में इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई है जोशीमठ पे, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं. सो उससे क्या होता है कि इन इलाकों में अगर कोई भी आप बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करते हो तो उससे लॉन्गर रन में आपको बड़ा नुकसान हो ही सकता है. इस बात को वो कहते हैं. ना अर्बन पॉलिसी इज मेकिंग दिस वर्स अकॉर्डिंग टू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट ने बात बोली है कि जो अर्बन पॉलिसीज है वो उसको और खराब कर रही है. एंड हाईलाइटेड इन द नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी सितंबर 2019 में इस बात को कहा गया है. कंस्ट्रक्शन इन सच अ लैंड केस इज ऑफन ड्रिवन बाय बिल्डिंग बायलॉज दैट इग्नोर लोकल जियोलॉजिकल एनवायरमेंट फैक्टर. और जो भी बायलॉज बनाए गए हैं, जो नियम कायदे कानून भी कुछ दिन पहले नैनीताल या फिर मसूरी के लिए, मसूरी के लिए हमारे जो हमारा एनजीटी है उसने सवाल को उठाया था कि मसूरी का जो भी डेवलपमेंट है वो भी ठीक तरीके से नहीं हुआ है, और वहां जो मसूरी के जो म्युनिसिपैलिटी है, जो वहां पे गवर्नमेंट है, वो उनके खतरे को दरकिनार कर रही है. तो उसके ऊपर भी एक स्टडी, एक कमेटी को गठित किया है. एनजीटी ने खुद इस बात को हाईलाइट किया है, क्योंकि न्यूज़पेपर ने इस बात को
आगे लाया था। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने मसूरी को लेकर के भी अपनी चिंता को जताया है, क्योंकि वो भी इसी इलाके में आता है। तो ये तो सिक्किम, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, पर आसपास के सभी इलाके जो पहाड़ों में ढके हुए हैं, पहाड़ों में जिनका डेवलपमेंट है, वो सभी जियोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को दरकिनार करके डेवलप किए गए हैं। Now, consequently, land use planning in India's Himalayan towns and the Western Ghats is often ill-conceived, adding to slope instability. और जो हिमालयन टाउन्स हैं और जो वेस्टर्न घाट के जो इलाके हैं जहाँ पे बहुत बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है, वो भी इल कंसीव करते हैं, क्योंकि वो ढाल पे हैं और ढाल में इंस्टेबिलिटी जो है वो ज्यादा है, कि अगर दर्रे धसकते हैं या लैंडस्लाइड होता है तो वहां पे ज्यादा डिजास्टर हो सकता है, उस बात को भी ये उठाते हैं। एज ए रिजल्ट, लैंडस्लाइड vulnerability has risen, made worse by tunneling construction that is weakening rock formation. क्या हो रहा है कि जो लैंडस्लाइड वल्नरेबिलिटी है वो बढ़ रही है। वैसे मैंने कहा कि लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ रही हैं, और अगर आप टनलिंग करते हो, इंफ्रा कंस्ट्रक्शन करते हो, तो भी रॉक फॉर्मेशन जो है वो वीक पड़ता है, क्योंकि जो जोशीमठ के जो पहाड़ हैं उसके ऊपर एक स्टडी हुई थी काफी साल पहले। उसमें कहा गया था कि यहाँ के पहाड़ों को तो आप छुए ही मत, टच ही मत करिए। अगर वो छुएंगे, क्योंकि जोशीमठ पहाड़ों से लाई हुई गाद पे बना है, जो डेबरी होती है पहाड़ों की, सालों से लाई हुई नदियों की डेबरी पे बना है। तो अगर आप इसको छुएंगे तो बहुत डिजास्टर होगा। बहुत पहले ये इसके ऊपर रिपोर्ट छपी थी, पर उसको किनारे कर दिया गया। और वही चीज है कि रॉक फॉर्मेशन को वीक करता है कंस्ट्रक्शन, जिससे कि जो हमारी अर्बन पॉलिसी में कोई कमी है, जिसकी वजह से हम उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, इसको जो हम मिस्टर गांधी कहते हैं। नाउ द ओवरऑल लैंडस्लाइड नीड्स टू बी, अब वो कहते हैं कि अगर आपको इन लैंडस्लाइड को जो है थोड़ा सा ध्यान में रख करके अपनी पॉलिसी को बनाना है, तो आप क्या करिए कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज कंडक्टेड अ नेशनल मैपिंग एक्सरसाइज। उन्होंने 1:50,000 स्केल पे उन्होंने मैपिंग करी है, विच विद ईच सेंटीमीटर डिनोटिंग अप्रोक्सीमेटली 0.5 किलोमीटर। मतलब आप ग्रैनुलर लेवल पे मतलब बहुत ही डिटेल में मैपिंग करिए कि कहाँ पे आपको अर्बन सोसाइटीज को बनाना है या नहीं बनाना है। और इस मैप की खास बात क्या होती है, अगर आपसे कोई पूछे या क्वेश्चन बनता है कि ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया पे, तो आप इसको एक्सप्लोर तो करिए, लेकिन इसकी खास बात क्या होती है कि 0.5 किलोमीटर तक का भी मैपिंग इसके अंदर की जाती है। एक होती है कि जहां पे एडिशनल स्केल होता है, जैसे लिखा हुआ है कि 1:1000 स्केल, ये कम हुआ, और 50,000 का स्केल जो है और डीप स्केलिंग करता है, जहां पे आपको पता चल सकता है कि कहाँ पे आप बना सकते हो घर, कहाँ नहीं बना सकते हो। तो कह रहे हैं कि अर्बन पॉलिसी मेकर्स नीड टू टेक दिस फर्दर विद एडिशनल डिटेल्स एंड लोकलाइजेशन 1:1000 स्केल। मतलब जो ज्योग्राफिकल सर्वे है वो 1:50,000 स्केल पे हुआ है और उन्होंने कंडक्ट किया है, लेकिन आप वो कह रहे हैं कि एडिशनल डिटेल आप 1:1000 स्केल पर करें। मतलब अच्छी मैपिंग अगर की जाए इस इलाके में, तो आप इस चीज को थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं। एरिया विद हाई लैंडस्लाइड रिस्क शुड नॉट बी अलाउड टू एक्सपैंड लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर। देयर मस्ट बी अ पुश टू रिड्यूस ह्यूमन इंटरवेंशन एंड अडेयर टू कैरिंग कैपेसिटी। तो जानते हैं कि टूरिज्म कितना ज्यादा है पहाड़ों पे, इस पे लेकर के बहुत, और क्योंकि पहाड़ों को लेकर के और नदियों को लेकर के, स्पेशली रिवर्स को लेकर के और हिमालय को लेकर के, ऐसे बहुत सारे इन्वायरमेंटलिस्ट हैं जो सामने आए हैं। और क्योंकि इस इलाके में टूरिज्म बहुत ज्यादा है, तो उसको कम करने की बात हमेशा रही है। तो ह्यूमन इंटरवेंशन की जो बात है वो तो हमको सबको पता ही है कि उतना ज्यादा हो गया है, प्रेशर है पहाड़ों के ऊपर, जिससे इन चीजों की जो रिस्क है वो बढ़ता जा रहा है। नाउ आइजावल मिजोरम इज इन सिस्मिक जोन 5 बता रहे हैं, एंड द बिल्ट ऑफ वेरी स्टीप स्लोप्स। जैसा कि हम जानते हैं, अगर आप मेरा उस वीडियो को देखेंगे, तो जो हिमालयन रीजन का पूरा इलाका है वो सिस्मिक जोन 5 और 4 में ही आता है, जहाँ पे भूकंप और मतलब लैंडस्लाइड्स का इलाका है, और बहुत ही बड़ा हैजार्डस जोन है ये। सो बट द सिटी हैज डेवलप्ड लैंडस्लाइड एक्शन प्लान विद पुश टू रीच 1:500 स्केल। वो कह रहे हैं कि इस 1:500 स्केल या 1:1000 स्केल, 1000 स्केल और या फिर 1:50,000 स्केल, जो स्केलिंग को डीप करने की जरूरत है, जिससे आप बढ़िया अर्बन पॉलिसी बना सकते हैं, हैजार्डस को कम कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो आपका जो इलाके जहां पर वार्निंग सिस्टम ऑलरेडी नहीं है, उसको भी आप मॉनिटरिंग और अर्ली वार्निंग सिस्टम को लगा करके आप वहां पे वाटर मूवमेंट, रेनफॉल इन्फिल्ट्रेशन को और स्लोप इंस्टेबिलिटी को भी आप को ध्यान में रखते हुए अपनी पॉलिसी बना सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप अपने जो जो जिसमें आप क्वेश्चन प्रिपेयरिंग कर रहे हो कि अर्बन पॉलिसीज को लेके पहले भी एक आर्टिकल आ चुका है,
तो उसमें इसको आप ऐड ऑन कर सकते हैं। काफी अच्छे पॉइंट उठाए मिस्टर गांधी ने, आप इसको अपनी प्रिपरेशन में ऐड कर सकते हैं। तो क्या है, उन्होंने कहा स्केलिंग को ठीक करने की जरूरत है, साथ ही साथ जो सिस्मिक जोन के जो इलाके हैं वहां पे ह्यूमन इंटरवेंशन को कम करने की जरूरत है, और साथ ही साथ जो हमारी अभी तक की पॉलिसीज रही हैं उनमें स्लोप इंस्टेबिलिटी किस इलाके में ज्यादा है, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर को कम कर सकते हैं हम। और साथ ही साथ जो हमारा जो रिटेंशन वॉल्स होती हैं, मतलब जहां पे रिटेंशन वॉल्स, जहां पे आप कंस्ट्रक्शन बनाना बिल्कुल ही मना है, उन इलाकों को आइडेंटिफाई करके अपनी पॉलिसी में चेंजेस कर सकते हैं। रिस्क नाउ राइजिंग फ्लड रिस्क, और इससे क्या है, क्योंकि आप ऐसे फेज 1 फेज 2 में जो 2019 की बात कर रहे हैं कि जो फ्लड रिस्क था, जो दूसरा इशू है फ्लड रिस्क, जैसे पलावल सिटी की बात कर रहे हैं महाराष्ट्र में, साथ ही साथ ये बात करते हैं पंजिम गोवा की बात करते हैं जहाँ पे फ्लड प्रोन इलाके हैं। तो इन सब इलाकों में अगर आप बढ़िया टाउनशिप बनाना चाहते हो, अर्बन पॉलिसीज को इम्प्रूव करना चाहते हो, तो फ्लड रेजिलियंस सिस्टम को आप बनाइए, और ये देखिए कहाँ मार्शलैंड्स हैं कहाँ नहीं है। क्योंकि जब आपको याद होगा बैंगलोर फ्लड या केरला फ्लड की बात हुई थी लास्ट ईयर, उस केस में ये पता चला था कि जहां पे सोसाइटीज बनी हुई हैं वो नदियों के इलाके हुआ करते थे, और उसके नीचे वो नदियों का इलाका है, तो जब भी फ्लड आएगी तो उस इलाके पे होती हुई जाएगी, चाहे आप घर बना लो चाहे वहां पे कुछ भी बना लो। और सेम चीजें केदारनाथ फ्लड में भी देखी गई थी, जब वो त्रासदी हुई थी, उसमें भी नदियों के इलाकों में लोगों ने घर बना रखे हैं, और वो इलाके फ्लड प्रोन है, साथ ही साथ फ्लड प्लेन्स बन गए हैं। वो फ्लड प्लेन्स तो है ही, पर साथ ही साथ वहां पे लैंडस्लाइड की भी घटनाएं होती हैं। तो अगर आप किसी इलाके को क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट के हिसाब से रेजिलियंस बना सकते हो, फ्लड रेजिलियंस बना सकते हो, तो उस केस में क्या होगा, बहुत लोगों का नुकसान कम होगा। क्योंकि इन दिल्ली एस्टिमेटेड 9,350 हाउसहोल्ड लिव इन द यमुना फ्लड प्लेन्स, while the UN Intergovernmental Plan on Climate Change report in March 22 has highlighted the risk Kolkata faces due to rise in the sea levels, कि कोलकाता का जो सी लेवल बढ़ रहा है, यूएन की रिपोर्ट ने कहा था 22 में, और साथ ही साथ यमुना फ्लड प्लेन्स में लोग रह रहे हैं, कितने कितने हाउस होल्ड है, 9,000 के लमसम हाउस होल्ड हैं, कि यूएन ने रिपोर्ट में छापा था। तो अगर इन इलाकों में बाढ़ आती है तो क्या होगा, हमारा ही नुकसान होगा। तो अगर हम अपनी अर्बन पॉलिसीज को अंधाधुंध तरीके से करते रहेंगे और इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देंगे तो लॉस हमारा ही होने वाला है। Right now, flood proofing India's city will require a multiple measures. Urban planner will have to step back from filling up water bodies, canals and drains and focus instead on enhancing sewerage and storm drain. ये सेम चीज आ गई जो बैंगलोर और केरला फ्लड में कही गई थी, कि हमारे जो प्लानर्स हैं उनको वाटर बॉडीज को ढकना, कैनाल्स को ढकना, ड्रेन्स को बंद करना, उस पर फोकस ना करते हुए हमें सीवेज सिस्टम को ठीक करना चाहिए और ड्रेनेज को ठीक करना चाहिए, ताकि जो रिवर के आसपास के जो इलाके हैं जहां पे आपने अर्बन ज्योग्राफीज को एक्सपैंड कर दिया है वो डैमेज ना हो। क्योंकि अगर आपका वेस्ट वाटर ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं होगा और फ्लड प्लेन्स में आप घर बनाते रहोगे और इलाके फ्लड रेजिलिएंट नहीं आर्किटेक्चर नहीं बनाओगे, तो उससे क्या होगा, आपकी पॉलिसी फेल होगी। क्योंकि प्रोटेक्टिंग ब्लू इंफ्रा एरियाज, it means places that act as natural sponges for observing surface runoff, allowing groundwater to be recharged is a must. क्योंकि जिन इलाकों में आप घर बनाते हो वो इलाके एक नेचुरल स्पंज का काम करते हैं, और वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं सरफेस रन ऑफ को। सरफेस रन ऑफ का मतलब होता है कि जो एक्स्ट्रा पानी है, जो जहाँ पे जो सीवेज ड्रेनेज सिस्टम होता है और ग्राउंड वाटर का जो जहाँ पे लेवल आता है वहां पे वो स्पॉन्ज का काम करते हैं और पानी को सोखते हैं। अगर आप ये ब्लू इंफ्रा को डैमेज कर दोगे, जैसा कि आपने कैनाल हुआ, वाटर बॉडीज ड्रेनेज सिस्टम हुआ, जहाँ पे पानी रिस्क करके जमीन तक जाता है, तो ग्राउंड वाटर का भी सिस्टम खराब होगा, साथ ही साथ आपका आर्किटेक्चर भी डैमेज होगा। तो ब्लू इंफ्रा को आप खराब ना करें। एज रेनफॉल पैटर्न्स एंड इंटेंसिटी change, urban authorities will need to invest in simulation capacity to determine flooding hotspot and flood risk map. Obviously कि हमें flooding hotspot को ध्यान में रखना चाहिए, जो हमेशा से बात हुई है। आई थिंक हमारे पॉलिसी मेकर्स भी उसमें बात करते हैं, पर डेवलपमेंट के आधार पर वो कितना इम्प्लीमेंट होता है ये सवाल है। और फ्लड रिस्क मैप भी हमको बनाने चाहिए। तो मैपिंग पे बहुत जोर दे रहे हैं ये, कि हमारी पॉलिसीज के पहले मैपिंग होना बहुत जरूरी है, कि सी राइज कहाँ पे हो रहा है, कहाँ पे
फ्लड प्रोन इलाके हैं, कहाँ कहाँ पे फ्लड प्लेन्स हैं जहाँ आपने घर बनाए हैं, और साथ ही साथ हम क्या वाटर बॉडीज कैनाल्स को ढक रहे हैं, उनको भर के हम अपनी सोसाइटीज को बना रहे हैं। अगर ऐसा कर रहे हैं तो डैमेज हमारा होगा। तो ये सारे पॉइंटर्स जो है दिमाग में रखिए, क्योंकि हमको पता होना चाहिए, इस पे सवाल मेंस में बन सकता है। दैट्स व्हाट आई फील GS3 में। और अगर कुछ कुछ ज्योग्राफिकल पार्ट GS1 में भी कवर हो सकता है। नाउ लुकिंग अहेड में कह रहे हैं कि अर्बन इंडिया डज नॉट हैव टू एम्ब्रेस सच रिस्क। हमें जो हमारा अर्बन इंडिया है उसको सारे जो रिस्क हैं इसको एम्ब्रेस नहीं करना चाहिए। सिटीज नीड टू इनकॉर्पोरेट एनवायरमेंटल प्लानिंग ठीक से हो। साथ ही साथ जैसे बेंगलुरु नीड्स टू थिंक ऑफ 125 mm पर आर पीक रेनफॉल इन द फ्यूचर एज अगेंस्ट द करंट 75 mm। मतलब बारिश ज्यादा होने की संभावना है। तो कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट भी आई थी कि अब भविष्य में बारिश ज्यादा हो सकती है क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो जब ज्यादा बारिश होगी तो डिजास्टर भी बढ़ेंगे, फ्लड बढ़ेगा, क्योंकि जो बेंगलुरु और वहां के जो साउथ के जो बहुत बड़े बड़े शहरों का अर्बन प्लानिंग बहुत अच्छा नहीं है। और एक्सट्रीम वेदर की सिचुएशन जैसे पहले फ्लड हो भी चुकी है, तो उस केस में प्लानिंग अभी भी कोई जबरदस्त नहीं हुई है। सो अर्बन अथॉरिटीज को क्या चाहिए कि इंडिया शुड असेस एंड अपडेट डिजास्टर रिस्क एंड प्रिपेयर्डनेस प्लानिंग पे ध्यान दें, अर्ली वार्निंग सिस्टम को लगाएं। फाइनली ईच सिटी नीड्स टू हैव अ डिजास्टर मैनेजमेंट फ्रेमवर्क होना चाहिए। एंड इंडियाज अर्बन जर्नी इज नॉट लिमिटेड टू एन इलेक्शन साइकिल, इट मस्ट प्लान फॉर अ मल्टी जनरेशन प्रोसेस। मतलब हमारा सिर्फ इलेक्शन साइकिल को ध्यान में रख के इन पॉलिसीज को ना बनाए, हमें मल्टी जनरेशनल प्रोसेस को ध्यान में रख के अपनी पॉलिसीज को बनाना चाहिए। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल एनालिसिस। मिलेंगे आपसे न्यूज एनालिसिस में कुछ देर के बाद।